स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बुनियाद पर हम किस तरह से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। हम रिकॉल करें तो इससे पहले हमने स्टोकियोमेट्री पढ़ी थी, और स्टोकियोमेट्री में हमने कहा था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में के थ्रू हम देखते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस का, किसी फर्ज करें रिएक्टेंट का या रिएक्टेंट की किसी एक सब्सटेंस का, अगर मुझे मोल, मास या वॉल्यूम जो है वो नोन हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि बैलेंस्ड इक्वेशन की बदौलत मैं जो हूँ वो अगर रिएक्टेंट का मालूम है तो फिर प्रोडक्ट के किसी सब्सटेंस का, प्रोडक्ट में या प्रोड्यूस होने वाले किसी सब्सटेंस का जो है वो मोल, मास या वॉल्यूम निकाल सकती हूँ। और ये मोल, मास और या वॉल्यूम क्या होते हैं? क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि जी ये एक एप्लीकेशन आ गई हमारे पास किस चीज़ की, ये आ गई स्टोकियोमेट्री की। तो इसकी हम जो है वो एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए उसमें एक्चुअली होता क्या है कि फर्ज करें मैंने एक रिएक्शन किया जिसमें मैंने क्या किया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैंने पोटेशियम आयोडाइड जो है उसको जो है वो एक्सेस में लिया, और उसके साथ जो है पोटेशियम आयोडेट को जो है वो उसके अंदर मिक्स कर लिया। अब ये मेरे पास रिएक्शन का मिक्सचर आ गया, या हम कहते हैं रिएक्टेंट्स का मिक्सचर आ गया, क्योंकि ये रिएक्ट करेंगे। अब इनमें से मैंने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों क्या है? एक्सेस में मैंने लिए हैं, तो ये एक्सेस में आ गए। हुआ क्या कि ये एक्सेस में है ना, तो इसका मतलब है कि पोटेशियम आयोडेट, ये जो है मेरे पास पोटेशियम आयोडेट, ये पहले कंज्यूम हो जाएगा सारा का सारा। तो जब ये सारा, और इनमें से कोई एक भी पहले कंज्यूम हो गया तो रिएक्शन वहीं रुक जाएगा। तो होगा ये कि रिएक्शन हुआ, इसके नतीजे में जब ये रिएक्शन मिक्सचर बना और मेरे पास जो है वो क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो ये हम देख रहे हैं कि रिएक्शन आ गया। इस रिएक्शन में हुआ क्या कि आयोडीन बनी, पोटेशियम क्लोराइड बना और वाटर बन गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक चीज जो हम यहाँ देखेंगे कि एक तो हम थोड़ा सा इसको यहाँ कर लेते हैं ताकि इसको क्योंकि हम पहले इसको बैलेंस करेंगे और फिर हम जो है वो आगे देखेंगे। लेकिन अब जब यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गई, आयोडीन जो बना, तो उसको मैंने वेट कर लिया उसका, यानी रिएक्शन के इख्तिताम पर मैंने आयोडीन को वेट किया, इसका वजन किया। तो क्या आया मेरे पास? इसका वेट क्या आया? इसका मेरे पास मैस क्या वेट आ गया? 0.635, थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, 0.635 ग्राम्स आ गया। अच्छा, और फिर मुझसे ये कहा गया कि ये तो हमारे पास आ गया, लेकिन शुरू में जो मैंने पोटेशियम आयोडेट लिया था वो कितना लिया था, अब उसका मैस बताएं। तो उसने मुझसे ये पूछ लिया कि जी इसका मैस भी बताएं, ठीक है। प्रोडक्ट का तो हमें पता चल गया कि ये वेट आया है, ये मैस है जो हमें हासिल हुआ है, तो जितना यूज हुआ था पोटेशियम आयोडेट उसका बताएं। तो इसका देखने के लिए हम अब देखें, वही रिलेशन आ गया ना हमारे पास क्वांटिटी का, कि प्रोडक्ट का पता है तो रिएक्टेंट का कैसे निकालेंगे। तो इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम पहले जो है इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ पर जस्ट 1 है, यहाँ 3 लगा दिया। हाइड्रोजन 6 हो गए तो यहाँ 6 लगा दिया। क्लोरीन 6 हो गए तो चलिए यहाँ 6 लगा दिया। अब पोटेशियम 6 हो गए हैं तो इसको बैलेंस कर लेते हैं कि यहाँ एक पोटेशियम, यहाँ दूसरा। ऑक्सीजन क्योंकि बैलेंस्ड है इसको नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पर हम जो है वो क्या लगा देंगे? 5, तो 5 पोटेशियम ये प्लस 1 6। और आयोडीन अब 6 हो गए, यानी कि 5 ये और एक और, तो यहाँ पर भी हम 3 लगा दें तो हमारे पास आयोडीन भी बैलेंस हो गए, ठीक है। अब क्या करते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई, इसमें से एक चीज हम यहाँ पर नोट करेंगे कि ये जो हमारे पास अभी जो हमने कोफिशिएंट्स लगाए ना बैलेंस करने के लिए, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमारे पास जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो इसके मोल्स को, इस सब्सटेंस के मोल्स को, रिस्पेक्टिव मोल्स को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर 1 होता है, ठीक है, यहाँ पे इसलिए 1 को हम लिखते नहीं है, लेकिन वो भी इसके मोल्स, यानी कि एक मोल इसका होगा, तो इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको जो है फाइंड कर लेते हैं कि अब यहाँ पे हमें डाटा मौजूद है कि ये मैथ इसका गिवन है, ये वो है जो मैंने रिएक्शन किया तो मेरे पास आया, और जो इक्वेशन लिखी है मैंने वो जो बैलेंस ये मोल्स के अकॉर्डिंग लिखी हुई है वो मेरे पास आइडियल सिचुएशन में, यानी कि आइडियल जो केमिकल इक्वेशन है। तो मैं देखता हूँ असल में मेरे पास ये आया है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स इतने मैथ से कितने बनेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है वो एक फॉर्मूला लिखेंगे कि एन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैस इन ग्राम्स, जो कि मैस हो जिस तरह से इसका मैस है, डिवाइड कर देंगे मोलर मैस से, यानी कि एक मोल में कितने मैस होते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस हमें पता है 0.635, जो कि हमारे पास आया है ग्राम्स, डिवाइड करेंगे इसको किससे,
मोलर मास क्या है? आयोडीन का मोलर मास अगर हम देखें आई का, सिर्फ आयोडीन के एक एटम का, तो वो होता है 127 ग्राम्स यानी कि मास पर मोल, एक मोल में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास I2 है, तो इसलिए हम I2 का करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 254, यानी 127 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 254 आ गया, तो ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 254 ग्राम्स पर मोल, ये आ गया हमारे पास। कैंसिलेशंस कर लेते हैं, कैलकुलेशंस कर लेते हैं, ये कैंसिल ये कैंसिल, अब कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेटर आ गया हमारे पास, 127 है, सॉरी 127 नहीं है, 0.635 है, इसको ठीक कर लेते हैं, 0.635, और डिवाइड किया किससे? 254 से, तो इक्वल्स 0.0025। तो यहाँ हम लिखेंगे 0.0025, जो कि मोल्स, क्योंकि एम एन हमने कहा था मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा, मोल्स, और ये किसके आए हैं? आयोडीन के आए हैं, जो कि मैंने रिएक्शन किया है उसमें एक्चुअली इतने यूज हुए हैं। ठीक है, आइडियल में तो 3 थे, 3 प्रोड्यूस हुए थे, और एक्चुअल में कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? वो 0.0025। तो हम यहाँ पे चले, इसके नीचे लिख देंगे 0.0025, और ये क्या है? मोल, इतने मोल्स हैं इसके। अब इससे हम जो है वो आराम से निकाल सकते हैं, और वो किस तरह निकालेंगे कि हम जो है वो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं कि हम कहेंगे जी आइडियल कंडीशंस में, यानी आइडियल केमिकल इक्वेशन में एक्चुअली हुआ क्या था कि 3 मोल्स जो थे किसके? आयोडीन के प्रोड्यूस हुए, किससे प्रोड्यूस हुए हैं? फ्रॉम 1 मोल ऑफ क्या? पोटेशियम आयोडेट, कि हम कहेंगे 1 मोल ऑफ पोटेशियम आयोडेट। इसके आगे हम देख लेते हैं कि फिर क्या होगा। फिर ये होगा कि हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली जो मैंने रिएक्शन किया उसमें कितने प्रोड्यूस हुए? 0.0025 मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोल्स ऑफ आयोडीन। ठीक है, कितने मोल्स जो है वो इसके लिए कितने कंज्यूम हुए हैं पोटेशियम आयोडेट, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे जो 1 है इसको लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इस नंबर से, यानी कि इस नंबर से, मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले नंबर से 0.0025, और इसको हम जो है वो देख लेते हैं, डिवाइड करेंगे 3 से, हमारे पास आ जाता है 0.0083 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम ठीक कर लेते हैं, 0.0083 नहीं है, ये जो है वो 0.0083 आ जाएगा हमारे पास। जो यहाँ पे आया है 0.0083 मोल्स आ गए। अब ये किसके मोल्स आए हैं? ये हमारे पास जो है वो पोटेशियम आयोडेट के मोल्स आए हैं, इसके मोल्स आए हैं। ठीक है ना, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें तो मैस कहा था निकालने को, तो चलें अब हम मैस निकालते हैं। लेकिन उसके लिए तो हमें मोलर मैस चाहिए होगा ना, क्योंकि ये वाला अगर हम फॉर्मूला लें, जिस तरह से ये ऊपर हमारे पास फॉर्मूला था, तो यही अगर फॉर्मूला लें तो इसके अंदर तो हमारे पास मोलर मैस चाहिए होता है। पोटेशियम आयोडेट का मोलर मैस निकालेंगे कि मेरे पास है KiO3। पोटेशियम का जो मोलर मैस है वो होता है 39, आयोडीन का 127 एक एटम का, और ऑक्सीजन के 3 एटम्स है ना, तो 16 एक का होता है, 3 का जो है उसके लिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। अब इसका आंसर क्या आएगा ये देख लेते हैं, 39 प्लस 127, चले 127, ठीक है, प्लस 16 इंटू 3 48 होता है, तो यहाँ 48 इक्वल्स 214, तो ये होता है 214 ग्राम्स पर मोल, यानी कि एक मोल में पोटेशियम आयोडेट जो है वो 214 ग्राम्स होते हैं। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, पहले इसको जो है वो थोड़ा सा थोड़ी सी शिफ्टिंग करेंगे कि हमें मैथ्स चाहिए ना, तो इसको हम उधर ले जाते हैं, वहां जाएगा इन इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगा, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि n क्रॉस कैपिटल M, यानी नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख सकती हूँ ना, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, क्योंकि इक्वल टू के साइड्स पे इस तरह से अगर हम कर दें शिफ्टिंग तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास, ये एक तो आ गई 0.0083, ये क्या है? मोल। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 214 ग्राम्स पर मोल। इससे जो यूनिट्स कैंसिल हो रहे हैं हम वो देख लेते हैं पहले। मोल जो है वो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गए। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, जो कैलकुलेशंस हैं अब वो देख लेते हैं। कैलकुलेशंस जो है वो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो 0.0083 मल्टीप्लाई बाय 214 इक्वल्स 0.1776।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.1776। ये हमारे पास क्या आ गए, ग्राम्स बचा है ना, तो ये ग्राम्स आ गए। और ये किसके ग्राम्स हैं, ये एक्चुअली हमारे पास जो है वो पोटेशियम आयोडेट के वो ग्राम्स हैं जो कि इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट के तौर पे मौजूद थे। ठीक है, तो और इनसे हमने जो है वो 0.635 ग्राम्स जो है वो आयोडीन प्रोड्यूस किया है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया। जो आंसर अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आया है, यहाँ हम लिखेंगे कि हमारे पास आया है 1 पॉइंट, एक दफा इसको फिर से देख लेते हैं, 0.1776। ठीक है, इसको कंफर्म भी कर लेते हैं, 0.1776 हमारे पास ग्राम्स जो है वो यूज हुआ है। ठीक है, कंज्यूम हुआ है। तो ये हमने क्या देखी, हमने कैलकुलेशंस देखी जो कि हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम किस तरह से कैलकुलेशंस कर सकते हैं एक क्वांटिटी से, यानी कि रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में से किसी एक की अगर मालूम हो तो दूसरे की के किसी सब्सटेंस की मालूम कर सकते हैं।